हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई प्रॉपरली कर रहे होंगे। तो बेटा आज के लेक्चर में जो कि हमारा थर्ड लेक्चर है उसके अंदर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, वो है हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो बेटा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के अंदर में बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग दो टाइप ऑफ रिएक्शंस करने वाले हैं, जिसमें कि बेटा हमारा पहला रिएक्शन होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सेकेंड होगा बेटा हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो बेटा आप लोगों ने ऑब्वियसली थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, पता भी होगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ रिएक्शंस नहीं बताऊंगा बल्कि ये भी बताऊंगा कि इनका डे टू डे लाइफ में क्या रोल है। क्योंकि बेटा साइंस को जब तक अपने डे टू डे लाइफ से आप रिलेट नहीं करते हो तब तक आप ये मान के चलिए कि आपकी पढ़ाई जो है इनकम्प्लीट है। ये मैं आपको इन रिएक्शंस के बारे में तो बताऊंगा ही, इनके डेफिनेशन भी बताऊंगा, इनका एग्जांपल्स भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ऐसे कौन से एग्जांपल्स हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में भी रिलेट होते हैं। क्योंकि हम अपना वीडियो बहुत ही शॉर्ट रखेंगे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखते हैं तो आपको जो है कोई ना कोई चीजें मिस हो सकती है और फिर आपको लगेगा पता नहीं सर ने क्या बताया। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के अंदर बेटा हम लोग पहले पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो अगर आप रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इट इज लाइक दैट कि अगर आपने किसी भी दो चीजों को आपस में मिक्स किया और आपको एक नई चीज बन गई, तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। इसकी डेफिनेशन बेटा आप क्या लिखोगे, व्हेन टू रिएक्टेंट्स, कितने रिएक्टेंट्स है बेटा, 1 and 2, कितने प्रोडक्ट है बेटा 1। तो जब दो रिएक्टेंट्स मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन लिखनी है, when two reactants combine to form a single product, we call it a combination reaction. एक और बात बेटा याद रखनी है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में हीट भी जो है प्रोड्यूस होगी। इन जनरल कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ऐसे रिएक्शंस को अगर हम लोग दूसरे कैटेगरी के हिसाब से बताएं तो वी कॉल देम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको यहां पे क्या याद रखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस इन जनरल आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप करवाते हो इन जनरल तो प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी भी फॉर्म होगी। उम्मीद है यहां तक क्लियर होगा। इसके अलावा बेटा अगर आप नीट लेवल की बात करते हो या मेडिकल लेवल की बात करते हो तो यहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की भी बेटा 3 कैटेगरी होती है। फिलहाल हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। एलिमेंट प्लस एलिमेंट, जैसे दो रिएक्टेंट है बेटा, अगर दोनों ही रिएक्टेंट एलिमेंट एलिमेंट हो गए। सेकंड कैटेगरी होती है बेटा एलिमेंट प्लस कंपाउंड, एलिमेंट प्लस कंपाउंड। थर्ड कैटेगरी होती है बेटा कंपाउंड प्लस कंपाउंड। तो ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस तो पढ़ेंगे आप, इसके बहुत सारे आपने एग्जांपल्स भी करे होंगे। आपका होमवर्क ये है कि उनमें से आपको कैटेगरीज कम से कम एक एग्जांपल्स बताने हैं कमेंट में कि एलिमेंट प्लस एलिमेंट का एग्जांपल, एलिमेंट प्लस कंपाउंड का एग्जांपल एंड कंपाउंड प्लस कंपाउंड का एग्जांपल। अगर आपको नहीं मिलता है आप मुझे बताइए, ठीक है बेटा। बहुत ही सिंपल सी बात है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Heat also produced along the product, so such reaction can be also termed as exothermic reactions. Combination reactions can be further categorized, इनको हम फिर से 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। One element and element, another one element plus compound and the third one compound plus compound. ये आपका होमवर्क है, आपको घर से करना है, कमेंट में बताना है। तीनों के एटलीस्ट एक एग्जांपल्स आपको कमेंट में बताने हैं। देखता हूं कौन से बच्चे रिप्लाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर हम इन जनरल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स की बात करें, अगर हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स की बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि सर इसका क्या रियल लाइफ क्या यूज है।
बेटा हर चीज जो आप पढ़ते हैं उसका रियल लाइफ यूज होता ही होता है। जैसे बेटा फ्यूल हम लोग जो फ्यूल बर्न करते हैं, स्पेशली मैं बात करूं कोल की, कोल मीन्स कोयला। तो जब आप कोयले को बर्न करते हो तो आपको एनर्जी मिलती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो बनाई जाती है थर्मल प्लांट्स के अंदर। इसके अलावा पहले ट्रेन वगैरह भी चलाई जाती थी कोयले से। तो बर्निंग ऑफ कोल जो है बेटा वो किसका एग्जाम्पल है? तो बर्निंग ऑफ कोल जो है ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, और ये हमारे डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल है। तो बर्निंग ऑफ कोल को बेटा आप कैसे लिखोगे? C+O2 गिव्स CO2 प्लस में हीट। आप इसी हीट का यूज करके आप अलग अलग एक्टिविटीज को करते हो, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है नेचर में इसको रिलीज कर दिया जाता है। ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो क्या ये रिएक्शन इको फ्रेंडली है? नहीं है। इसीलिए आजकल जो भी ट्रेन्स आप देखोगे वो कोल से नहीं चलती है बल्कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। इसके अलावा जो थर्मल पावर प्लांट्स भी धीरे धीरे जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। इसके अलावा आपने अपने आसपास में देखा होगा, जैसे पहले ना बेटा जो ढाबे होते थे, तो ढाबे के ऊपर जो ना बेटा वो लोग क्या करते थे, वो तंदूरी बनाने के लिए कोयला जलाते थे। बट वो क्या है, शहरों में बैन है। एवरीवेयर इट इज बैन, हर जगह वो बैन है, इलीगल है। लेकिन अब शहरों में क्योंकि लोग अवेयर होते हैं तो ये सब चीजें जो है कम देखने को मिलेगी। तो फॉर्मेशन ऑफ कोल जो है बेटा ये आपका बड़ा ही कॉमन डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल है। इसके अलावा बेटा आपने एसिड रेन के बारे में सुना होगा। तो बेटा एसिड रेन क्या होता है? जैसे आपने SO3 प्लस वाटर मिलता है बेटा, तो ये बनाता है H2SO4। ये बेटा SO3 जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड, इट इज अ गैस। वाटर बेटा आपका जब बारिश होती है ऊपर से क्या आएगी, रेनफॉल में क्या ये वाटर आएगा, और उसको एटमॉस्फेयर में कौन मिलेगा, SO3। और ये वाटर और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलकर क्या बना लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। तब जो बारिश होगी उस बारिश में कौन इन्वॉल्व होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा। ऐसे रेन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एसिड रेन। जब पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तो जो रेनफॉल होती है वो एसिडिक होती है, और ये बड़ा ही हार्मफुल होता है हमारे एनवायरमेंट के लिए, क्योंकि वो जिस बिल्डिंग पे गिरेगा उस बिल्डिंग को खराब करेगा। आपने सुना होगा ताजमहल के बारे में भी, एक टाइम पहले ताजमहल जो येलोइश होने लगा था। तो आज अगर आप ताजमहल जाते हो तो उसके नियर बाय आप देखोगे तो इंडस्ट्रीज नहीं है ना, कुछ रिफाइनरीज वगैरह जो होती है उसको वहां से हटा दिया गया। इसके अलावा नियर बाय पेट्रोल या डीजल की जो व्हीकल्स होती हैं वो अलाउड नहीं है, बैटरी कार्स वगैरह चलती है। तो ये जो है हमारा एसिड रेन की वजह से ही होता है सब कुछ। आपने ये भी सुना होगा कि जब पहली बरसात होती है तो कहते हैं कि उसमें नहीं जाना चाहिए, नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि वो हार्मफुल होता है। रीजन, क्योंकि वो जो पहली बरसात होती है तो एटमॉस्फेयर के अंदर में जो भी हार्मफुल गैसेज हैं, नॉट ओनली SO3 भी होता है, SO2 भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के भी गैसेज होते हैं, तो वो सब के सब मिलकर के एसिड रेन बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पहली बरसात इज नॉट गुड। तो ये हमारे डे टू डे लाइफ की बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन यहां पर जो है हमारे पास लिमिटेशन है टाइम का, इसलिए मैं आपको आगे बढ़ते हैं। बट अगेन आपको अगर कोई और एग्जाम्पल्स मिलता है डे टू डे लाइफ का तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इसके अलावा बेटा ये सारी चीजें तो हो गई, एक और एग्जाम्पल कॉमन सा है जो आपने जरूर देखा होगा अपने डे टू डे लाइफ में। जैसे बेटा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, या इसको हम क्विक लाइम कहते हैं। इसको जब आप वाटर में डाल देते हो तो बेटा प्रोडक्ट बनता है CaOH होल ट्वाइस। अगेन इस समय बेटा हीट बनेगी। तो ये जो CaOH होल ट्वाइस है, केमिकल नेम है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका नाम क्विक लाइम है। इसका नाम क्या है बेटा, स्लेग लाइम। इसका यूज आप लोगों ने कभी देखा है? बिल्कुल देखा होगा। जब व्हाइट वॉश वगैरह किया जाता है बेटा, तो आजकल तो खैर रेडीमेड सॉल्यूशंस आ गए हैं, बट पहले के जमाने में चूना होता था, CaO इज द चूना, और उस चूने को हम पानी में मिक्स कर देते थे, बकेट वगैरह मिक्स करते थे और उससे व्हाइट वॉश कर देते थे। तो ये वही सॉल्यूशन है जिसका यूज करके व्हाइट वॉश किया जाता था, और अभी भी किया जाता है बहुत सारे जगहों पे। तो दीज आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एज वेल एज डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स। बेटा मैं आपको कोशिश करूंगा कि जो भी एग्जांपल्स बताऊं वो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हो, क्योंकि बच्चों का ये मानना होता है कई बार कि भाई हमें तो केमिस्ट्री में ना रट लेना है,
लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, आपको रटना नहीं है, आपको चीजों को समझना है और अपने डे टू डे लाइफ से रिलेट भी करना है। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉम्बिनेशन के बाद हमारा सेकेंड रिएक्शन है बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन अगेन वेरी वेरी इंपोर्टेंट रिएक्शन। अगर इसका रिप्रेजेंटेशन की बात करें, इसमें क्या होगा कि दिस इज द रिएक्टेंट एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स। क्या देखा आपने, सिंगल रिएक्टेंट है और टू प्रोडक्ट्स। तो ऐसी रिएक्शंस जिसका ये फॉर्मेट होता होगा तो समझ जाना कि वो क्या है, आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। पहली बात, अब बिना एनर्जी के तो कोई काम नहीं हो सकता ना बेटा। आप सुन अभी इस लेक्चर को देख रहे हो, उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए, पेट भरा रहना चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा भी बेटा जो है एनर्जी यूज हो रहा है यहाँ पे। तो कोई भी रिएक्शन के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है बेटा, एनर्जी यहां पर देनी पड़ती है अलोंग द रिएक्टेंट्स। इससे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, प्रोडक्ट के साथ एनर्जी रिलीज होती थी, इसलिए हम उसको एक्सोथर्मिक कहते थे, क्योंकि जो हीट है वो रिलीज होती थी। अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, एनर्जी जो है, चाहे एनर्जी अलग अलग फॉर्म्स में होती है, लेकिन एनर्जी जो है बेटा हम लोग रिएक्टेंट्स के साथ यूज कर रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन को जिसमें एनर्जी को आप रिएक्टेंट को सप्लाई करते हो टू कीप द प्रोडक्ट्स is called endothermic reaction. So I repeat the definition. First of all, decomposition reaction की definition क्या होगी? When a single reactant breaks down into two products with the help of energy is called decomposition reaction. Decomposition का मतलब होता है टूटना। और endothermic की definition क्या हो जाएगी? The reaction in which energy is supplied to the reactant is and formation of products takes place is called endothermic reaction. ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं कि सर इसके एग्जांपल्स बताइए। लेकिन उससे पहले सर ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के आपको टाइप्स बताए थे, तो यहां पर भी हमें टाइप्स बताना पड़ेगा, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा। तो बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन के भी तीन कैटेगरीज होती है। फर्स्ट आपका क्या है बेटा, थर्मल डीकंपोजिशन। कौन सा डीकंपोजिशन बेटा, बोलो, साथ साथ बोलोगे बेटा तो याद रहेगा, साथ साथ लिखोगे तो ज्यादा दिनों तक याद रहेगा। थर्मल डीकंपोजिशन। सेकेंड क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन बोलते हैं बेटा सेकेंड वाले को। इसको कई बार इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहा जाता है। तो बोथ आर द सेम टर्म्स, कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस बोथ आर सेम थिंग। थर्ड वन इज द फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। सेकेंड थर्ड क्या बेटा, फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगेन फोटो डीकंपोजिशन को बेटा हम लोग फोटो केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बोल नहीं रहे आप लोग, फोटो केमिकल रिएक्शन। ठीक है बेटा, और इसी फोटोकेमिकल में एक और बी कैटेगरी होती है, तो उसको हम लोग फोटोलाइसिस बोल देते हैं। पढ़ोगे आप लोग हायर क्लासेस में। तो हमारे पास डीकंपोजिशन रिएक्शन के तीन एग्जांपल्स हो गए, और वो हो गए आपके थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन एंड फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो चलिए वन बाय वन इन सबके बेटा हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल्स ले लेते हैं। चलिए, तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन, देखो बेटा थर्मल वर्ड है ना, तो थर्म से मतलब समझ लो हीट। देखो वर्ड्स को बेटा समझोगे ना तो चीजें आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। कई बार हम बोलते हैं ना कि भाई हमको रटना है, याद कर लेना है। बेटा कितने रिएक्शन आप रट लोगे? अगर आप सिर्फ थर्मल डीकंपोजिशन की बात करोगे तो मोर देन जो है 1000 रिएक्शंस है। तो अब आपको सर हमें 10th में तो 10 ही बार है, तो बेटा 10th के बाद आगे पढ़ाई नहीं करनी, क्या आगे भी तो पढ़ना है ना बेटा। और साइंस तो ऐसी चीज है जो लाइफ टाइम काम आएगी, है ना। तो
थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें हीट का इन्वॉल्वमेंट हो। तो एनसीईआरटी की पहले बात कर लेते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से 100% एग्जाम में आएगा ये रिएक्शन। बेटा एक तो है आपका दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बेटा हम क्या करते हैं, हीट देंगे। क्या देंगे बेटा, हीट। हीट का सिंबल होता है ये ट्राइंगल, छोटा सा ट्राइंगल, इसको डेल्टा बोलते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट देते हो ना बेटा, तो ये CaO प्लस CO2 में ब्रेक डाउन हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका कॉमन नेम है लाइमस्टोन, व्हेन ब्रेक डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड और द क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है बेटा, इसका फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के लिए इसी रिएक्शन का यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर भी। एक और एग्जाम्पल बेटा कर लेते, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बुक के हिसाब से, कि जब आप आयरन सल्फेट को जब आप हीट करते हो बेटा, मैं बीच में आपको फिर से याद दिला दूं, याद है हर रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, हर एक रिएक्शंस में फिजिकल स्टेट सीखने चाहिए, बट आपके वीडियो को छोटा बनाना है इसलिए मैं टाइम को बचा रहा हूं। बट यू हैव टू रिमेंबर दिस कि ईच रिएक्शन मस्ट हैव ऑल इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन। पहली बात वो बैलेंस होनी चाहिए, दूसरी बात इनकी जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है तो यहाँ पे S, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है तो S, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो G। और एरो के ऊपर नीचे अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो आपको मेंशन करनी है। तो FeSO4 बेटा आयरन सल्फेट, इसको जब आप हीट करते हो, मैं आपको लेबोरेटरीज जब एक्सपेरिमेंट्स कराऊंगा तो मैं एक्टिविटीज भी डालूंगा आपके यूट्यूब चैनल पे, तो आप देखिएगा। तो आयरन सल्फेट को बेटा जब आप हीट करते हो ना, तो ब्राउनिश Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यहां पे बेटा क्या होता है कि कई बार ना आपको इसका ब्राउनिश कलर दिखेगा नहीं, तो सर कैसे पता चलेगा कि कंप्लीट हुई नहीं हुई रिएक्शन। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है बेटा, इनकी एक स्मेल होती है, इसको बोलते हैं ना बर्निंग सल्फर स्मेल। सर हमें क्या मतलब बर्निंग सल्फर स्मेल, तो बेटा यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द स्मेल ऑफ मैच स्टिक। जब आप माचिस की तीली जलाते हो तो जो स्मेल आती है, या कई बार जो क्रैकर्स पटाखे दिवाली में आप जलाते हो उसमें जो स्मेल होती है वो सल्फर की स्मेल होती है। तो जैसे ये स्मेल आने लग जाएगी आप समझ जाओगे कि यस दिस रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। इसको बेटा बैलेंस जरूर कर ले आप लोग, यहाँ पे 2 लगा दोगे, 2 आयरन, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 4 जा 8, तो 3 2 5 3 8, सल्फर इधर भी 2 है इधर भी 2 है। दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। एसिड रेन के लिए ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है, हालांकि CO2 भी रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह से बेटा एक और एग्जाम्पल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये एक है लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, वी कॉल इट लेड नाइट्रेट। जिस केमिकल के केमिकल नेम आपको ना पता हो उसी टाइम इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि बेटा देखो हर लैंग्वेज की अपनी एक वोकैबुलरी होती है, वर्ड्स होते हैं। आप इंग्लिश में अच्छा रहना, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी करनी है तो आपको इंग्लिश की वोकैबुलरीज लर्न करनी होगी। चाइनीज लैंग्वेज सीखना है, जर्मन सीखना है, फ्रेंच सीखना है, तो हर एक लैंग्वेज की अपनी एक वोकैबुलरी होती है। तो केमिस्ट्री की भी अपनी एक लैंग्वेज है और उसके लिए आपको केमिस्ट्री की वोकैबुलरीज आनी चाहिए, केमिकल फॉर्मूलाज और उनके केमिकल नेम्स, रिमेंबर इट। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, लेड नाइट्रेट को भी जब आप हीट करते हो तो ये PbO NO2 प्लस O2 में ब्रेक डाउन हो जाता है। इसको बेटा बैलेंस कर देंगे अगर, तो यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर आ जाएगा ये 4 और यहां पर आ जाएगा ये 2। चेक कर लेते हैं बेटा, 2 लेड, नाइट्रोजन बेटा हो गए 2 2 जा 4 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, 4 2 जा 8 प्लस 2 10 2 12, 3 2 जा 6 6 2 जा 12। तो ये बेटा आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसमें बेटा ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, इसका जो कलर होता है बेटा रेडिश ब्राउन होता है। क्या होता है बेटा कलर, रेडिश ब्राउन होता है। तो इसकी जैसे ही आप कलर आप देखोगे टेस्ट ट्यूब में, जब आप ये रिएक्शन करवाओगे तो आप देखोगे जो ट्रांसपेरेंट टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर रेडिश ब्राउन फ्यूम्स बनते हुए नजर आएंगे। तो कंफर्म हो गया कि ये रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई। बेटा
थर्मल डिकम्पोजिशन के हमारे डे टू डे लाइफ में बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। आजकल आपने देखा होगा कि जो कार्स होती हैं उन कार में बेटा एयर बैग्स लगे होते हैं। एयर बैग्स मैंडेटरी है आजकल, पहले महंगी गाड़ियों में होती थी बट आजकल जनरली सभी गाड़ियों में होती है और बहुत जरूरी चीज भी है, लाइफ सेविंग है। तो उसमें बेटा होता क्या है, तो उस एयर बैग के अंदर बेटा केमिकल होता है सोडियम एजाइड। कौन सा केमिकल होता है बेटा, सोडियम एजाइड। तो सोडियम एजाइड को जैसे हल्का सा एक मिनिमम फोर्स चाहिए, प्रेशर चाहिए, वो जैसे वो प्रेशर मिलता है उसको, तो उसके अंदर बेटा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और वो सोडियम और जो है नाइट्रोजन गैस में ब्रेक डाउन हो जाती है और वो जो आपका बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है वो इन्फ्लेट हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि वो रिएक्शन कितनी फास्ट होती होगी। तो सोडियम एजाइड बड़ा ही कॉमन हमारा डे टू डे लाइफ का जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बेटा जब हम हीट करते हैं तो वो तुरंत जो है वाटर और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो भी हमारा जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है डे टू डे लाइफ में। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होती है बेटा, जैसे आप उसको ढक्कन को खोलते हो तो आप फिजिंग साउंड सुनते हो। आप होता क्या है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर होता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और जैसे आपने उसका ढक्कन खोला था, आपने प्रेशर कम कर दिया और वो H2CO3 ब्रेक डाउन हो जाता है H2O एंड CO2 गैस में, और वही CO2 गैस की वजह से वो फिजिंग साउंड जो ऐसी आवाज आती है वो उसी की होती है, राइट। तो ये सारी चीजें बेटा हमारे डे टू डे लाइफ में बड़े अच्छे अच्छे इसके एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद हमारे पास आता है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस, इसके लिए बेटा जो हम लोग एक सेटअप होता है हमारे पास, है ना, उस सेटअप में बेटा हमारे पास हम लोग एक प्लास्टिक जार ले सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर बेटा हम 2 मेटल रॉड लगाते हैं और उस मेटल रॉड को बेटा हम लोग बैटरी या सेल से कनेक्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। जो लार्जर लाइन होती है बेटा उसको पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, स्मॉलर लाइन को नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। जो मेटल रॉड पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो वो भी पॉजिटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। जो पॉजिटिव होगा उसे बेटा हम लोग उसे हम लोग एनोड बोलेंगे, जो नेगेटिव होगा उससे हम कैथोड बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहां पर आप एक स्विच लगा सकते हो, की लगा सकते हो। तो दिस सेटअप इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आपको कोई ना कोई एक ऐसा केमिकल चाहिए होगा, जो सॉल्यूशन चाहिए होगा जो इन दोनों के बीच में कंडक्टिविटी का काम करे, उसे बोला जाएगा बेटा इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहा जाएगा बेटा, इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कैन बी अ सॉल्ट, कैन बी अ एसिड, कैन बी अ बेस सॉल्यूशन। तो ये सेटअप है और सेटअप को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। जो केमिकल इसके अंदर यूज होता है उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एंड द प्रोसेस जो होता है, इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इसका बेटा कॉमन सा एग्जांपल जो एनसीईआरटी की बात करें तो जैसे वाटर है, तो वाटर बेटा जब आप करंट पास कराते हो, है ना, यहां से करंट पास कराओगे ना बेटा, तो क्या होगा, अच्छा हल्का फुल्की करंट से नहीं होगा, हाई पावर का करंट से होगा, हाई वोल्टेज। तो इट विल ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। आप देख सकते हो कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो बना है वो 2:1 बना है। एक बेटा एक कॉमन एग्जांपल पढ़ोगे बेटा, जैसे सोडियम क्लोराइड है, कॉमन सॉल्ट जिसको बोलते हैं। इसको भी बेटा जब आप करंट पास कराओगे तो क्या होगा, ये सोडियम और क्लोरीन गैस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। यहां पर बेटा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इनमें से कौन एनोड पे जाएगा, कौन कैथोड पे जाएगा, या सोडियम या क्लोरीन है तो कौन एनोड पे जाएगा, कौन कैथोड पे जाएगा। तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना, बड़ा सिंपल सी बात है। आप बेटा मुझे बताओ, सोडियम के आयंस क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज? भाई मेटालिक है तो पॉजिटिव ही होगा। अब मुझे बताओ, प्लस वाला प्लस के पास जाना चाहेगा या माइनस के पास जाना चाहेगा? पढ़ा होगा आपने, सेम चार्जेस रिपेल, डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट। तो सोडियम को कौन पसंद करेगा भाई, बोलो? प्लस वाला तो कहेगा नहीं भाई,
माइनस वाला कहेगा यस। तो इसीलिए याद रखना है सी सी ए ए, सी फॉर कैथोड, सी फॉर कैटायन। कैथोड पे कौन कलेक्ट होंगे? कैटायंस। एनोड पे यानी पॉजिटिव चार्ज पे कौन कलेक्ट होंगे? एनायंस। क्लियर है? कैथोड नेगेटिवली चार्ज, कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज। एनोड पॉजिटिव चार्ज, एनायंस नेगेटिव चार्ज। तो अगर आपको ये याद रहता है तो आप कभी भी जो है इस चीज को आप कर सकते हो। रिमेंबर, हाइड्रोजन चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो कैथोड, ऑक्सीजन एनोड, सोडियम कैथोड, क्लोरीन एनोड। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो ये सारी चीजों को बेटा आप लोग जो है नोट डाउन क्या करिए और कोशिश करिए कि ये क्लास को आप जो है और इंटरेक्टिव बनाए। अगर आप इंटरेक्टिव नहीं रखें इन क्लास को तो बेटा फिर आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो, बस आप एक फॉर्मेलिटी कर रहे हो। और ध्यान रखना, फॉर्मेलिटी का मतलब होता है कि आप उस चीज को झेल रहे हो, और झेलना कभी भी जो है अच्छा नहीं होता। अगर आप किसी भी चीज में एक्सपर्टाइज चाहते हैं तो यू नीड टू एंजॉय दैट। आपको उसको एंजॉय करना पड़ेगा, तभी जो है आप अच्छा कर पाएंगे। चलिए बेटा, इसी के साथ डीकंपोजिशन रिएक्शन का लास्ट एग्जांपल फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। फोटो मतलब लाइट, PHOTO, फोटो मतलब लाइट। तो कंफ्यूजन नहीं होता, हर एक वर्ड का मतलब समझना है। और LYTIC का मतलब होता है ब्रेक डाउन, लाइटिक का मतलब ब्रेक डाउन। तो ये ऐसे रिएक्शंस जिसमें हमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। याद है बेटा, सनलाइट को हम लोग H न्यू लिखते हैं। पढ़ोगे आप लोग, H मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है। तो हम लोग लाइट क्या है, एनर्जी तो है ना बेटा, इसलिए हम लोग एनर्जी की जगह H न्यू लिखते हैं। तो इसका बड़ा ही कॉमन सा एग्जांपल है, जैसे 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। आप इसको बेटा सनलाइट दोगे तो क्या होगा, सिल्वर एंड ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे करके बेटा 2AgCl है आपका, H न्यू है, तो बेटा ये भी जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर एंड क्लोरीन में। एक बेटा एग्जांपल है हमारे पास 2H2O, यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये लैब में होता है बेटा। तो ये जितने भी कंटेनर जो लैब में जितने भी केमिकल्स है ना बेटा, इसको आपने देखा, अगर कभी देखा हो या ट्राई करना देखने का, वो जो है डार्क कलर्ड ग्लासेस में कंटेनर्स में होते हैं, या अगर डार्क कलर नहीं भी है तो इसको डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखा जाता है, क्योंकि सनलाइट जैसे ही मिलेगा तो क्या होगा, देख ही रहे हो आप, सिल्वर अलग और बाकी चीजें अलग। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है बेटा, ये भी क्या होगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा वाटर में और ऑक्सीजन में। तो दीज आर सम कॉमन एग्जांपल्स इन आवर डे टू डे लाइफ। ये जो बेटा AgBr है मान लो, इसका बेटा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। ये जो आपका H2O2 है बेटा, जैसे आप कभी चोट वोट लग जाती है, डॉक्टर के पास आप जाते हो तो वो क्या करता है, वो एक सोल्यूशन से आप इसको वॉश करता है। तो आपने देखा होगा कि बबल्स से बनते हैं, तो ये बबल्स से जो बन रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। तो इस तरह से आज की क्लास में बेटा हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और उन दोनों के ही टाइप्स भी करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन रिएक्शंस का हमारे डे टू डे लाइफ में कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो यूज होते रहते हैं, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो उम्मीद है बेटा आपको समझ में आया होगा। अगर आपके किसी भी तरह के डाउट हैं तो आप कमेंट करिए, पूछिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए बेटा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है बेटा, जिससे कि मैं मोटिवेटेड रहूं और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे जो है इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूं। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास इन आवर नेक्स्ट लेक्चर with the remaining topics of this chapter. Thank you very much.